हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0 चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th सॉल्यूशन। और आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सॉल्यूशंस चैप्टर का पूरा बेसिक स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, जिस पर आप क्लास 11th में हो तो भी आप पढ़ के आए हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे, आप नीट में बैठोगे, आप जेई में बैठोगे, ये भाई साहब कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस रहेंगी। तो क्या करने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की क्या स्ट्रेंथ है वो बेसिकली डिटरमाइन करना आज हम लोग सीखेंगे। अब सर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का क्या मतलब हमको स्ट्रेंथ मतलब क्या, ताकत, मतलब सॉल्यूशन ताकतवर है, बल्ले दिखा रहा है, डोले शोले दिखा रहा है, ऐसा सॉल्यूशन? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ का आप लोग मतलब समझेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है। मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है, मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो वो सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, और हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री में बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे, तो कोई भी सॉल्यूशन कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से। कौन कौन सी? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है? सॉल्यूट मतलब क्या? जो कम मात्रा में मौजूद हो, जो अपनी फिजिकल स्टेट बदल ले। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब कितनी मात्रा में सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अब होता क्या है कि फार्मेसी के अंदर यानी जो मेडिसिन वगैरह आती है उसमें स्ट्रेंथ को मेंशन करने का अलग तरीका होता है। कभी कभी कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सब कुछ सॉलिड फॉर्म में होता है, कभी कभी गैस फॉर्म में होता है, कभी कभी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के और बहुत सारे मेथड बता दिए। ये एक जनरल तरीका है। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का यूनिट चेक करोगे तो यूनिट क्या निकलेगी? अमाउंट मतलब मात्रा, एंड मात्रा हमेशा सॉलिड की होती है। तो यूजुअली यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप ग्राम्स में लोगे, और सॉल्यूशन लीटर में है तो ग्राम्स पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ग्राम्स पर लीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेंथ की यही यूनिट होती है। अच्छा, कुछ किताबों में आपको ये स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी लिखा हुआ दिखाई देगा। सम टाइम इट इज ऑल्सो रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो घबराने की बात नहीं कि सर कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो हम क्या करें, आप ये बेसिक फंडा यूज कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो इसको ज़रा फटाफट से नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट नोट करो, ठीक है? चलो मिटाएं। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8th, 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th, 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई, नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ग्रेट। अब देखो क्या होता है कि आपके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के वैसे
दो तरीके बताए गए हैं, दो तरीके के बताए गए हैं। एक बताया गया है क्वालिटेटिव और एक बताया गया है क्वांटिटेटिव। देखो सीधी सी बात है, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो बेसिकली अगर आप किसी स्ट्रेंथ को क्वालिटेटिवली बताते हो तो गाइस ये दो प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव के अंदर आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगा डाइल्यूट और एक देखने को मिलेगा कॉन्सनट्रेटेड। अब आप बोलोगे सर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तो मेरी बात समझना, डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई भी वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। यानी मान लो अगर आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो भी आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो बहुत लेस क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो, बहुत लेस क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ले की चाशनी। सर रसगुल्ले की चाशनी, हाँ रसगुल्ले की चाशनी में से जैसे ही आपने रसगुल्ला निकाला और रसगुल्ले को आपने दबाया, उसकी चाशनी पटर नीचे गिर जाती है। मतलब कि रसगुल्ले की चाशनी में शक्कर की मात्रा कम होती है, लेकिन अगर मैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करूं तो उसे मैं पहले डिफाइन करवा देता हूं। इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी। गुलाब जामुन की चाशनी में जब आप गुलाब जामुन को चाशनी समेत उठाते हो तो उसकी चाशनी ऐसे गिरती है, टें टें टें। मतलब गुलाब जामुन की चाशनी थोड़ी गाढ़ी है, विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। मतलब गुलाब जामुन की चाशनी को फ्लो होने में थोड़ा देर लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन की चाशनी के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया मेरे कहने का मतलब? तो ये तुम्हारा क्वालिटेटिव तरीका हो गया। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आप दो प्रकार से बता सकते हो, डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेटेड, है ना। डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेटिव की जगह मुझे कॉन्सनट्रेटेड लिखना चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड, है ना, कॉन्सनट्रेटेड। अच्छा आपने देखो इसको एसिड्स वगैरह में भी सुना होगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, या आपने देखा होगा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जैसे आपको कभी ये लिखा हुआ आ जाए कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 100 ml कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो 68 ml आपको HNO3 मिलेगा और 32 ml आप लोगों को वाटर मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, सॉल्यूट की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। क्या बात समझ में आ गई? और वहीं अगर डाइल्यूट होगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब कभी भी आप लोग ये क्वांटिटेटिव तरीका इस्तेमाल करते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप मान लो दुकान पे गए और आप एक सिरप खरीद के लाए। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है एक सिरप, जैसे मान लो आपको बुखार आया तो बुखार का बच्चों का जो सिरप होता है उसमें एक दवाई मिली हुई होती है, इसको बोलते हैं पैरासीटामोल। ये बुखार कम करने के लिए होती है। इस पैरासीटामोल को शुगर सिरप के अंदर मिला दिया गया ताकि बच्चे को मीठा मीठा भी लगे और उसको दवाई भी मिल जाए। अब अगर मान लो ये एक सोल्यूशन आप मार्केट से खरीद के लाए और ये सोचो ये कैसा लिखा हुआ रहता, ये रहता डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आप बोलते ना कि अबे मेरे को ये तो बता कि पैरासीटामोल कितना है। आप अभी जैसे कि आप बोल रहे हो ना, आप जैसे बोलते हो कि पैरासीटामोल लेना है 600 mg, जैसे अभी टीवी पर वो क्रोसिन का ऐड आता है 600 mg, तो आपको मालूम है कि मेरे शरीर में एक गोली खाऊंगा तो 600 मिलीग्राम पैरासीटामोल मेरे शरीर में जाएगा। लेकिन इस सिरप में पता चल रहा है कि आपको
कि आपके शरीर में कितना पैरासीटामोल जा रहा है, नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ डाइल्यूट लिख दिया। तो क्या होता है कि रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसके अंदर आप लोगों को हर चीज़ को क्वालिटेटिव मेंशन नहीं करना होता, आपको उसे क्वांटिटेटिव मेजर करना होता है। आपको उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना होता है। आपको ये बताना होता है कि अगर मेरे पास में एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है, और अगर मैं एक ढक्कन सिरप पीऊँगा या अगर मैं 10 ml सिरप पीऊँगा, तो जब मैं 10 ml सिरप पीऊँगा तो मेरे शरीर में कितनी मात्रा सॉल्यूट की जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वांटिटेटिव तरीका इस्तेमाल करेंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू बच्चा लोग? तो क्वांटिटेटिव तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा, और हमारे पास में अलग अलग क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मास बाय मास परसेंटेज। एक तरीका ये आता है मास बाय मास परसेंटेज, जिसको आप लोग m/m% भी बोलते हो। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है, मास बाय मास परसेंट का मतलब होता है अगर आपको सॉल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा? इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मैंने मास लिखा है इसलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसकी यूनिट ग्राम्स में होगी, प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है जिसकी यूनिट भी ग्राम्स में होगी, और क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो इसलिए ये 100 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मैं मिला दूं तो मुझे हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो भाई मैक्सिमम परसेंटेज तो 100% ही होगा। अब अगर आपको इस फॉर्मूले से सॉल्यूट की मात्रा पता चल जाए, अगर आपको इस फॉर्मूले से सॉल्यूट की मात्रा पता चल जाए तो सॉल्वेंट की मात्रा निकालने के लिए, सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप लिखोगे 100% माइनस सॉल्यूट का परसेंटेज, दैट्स इट। ये हो गया आपका काम खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? या तो आप कन्वेंशनल फॉर्मूला जो आप हमेशा इस्तेमाल करते आए हो, या तो फिर वो यूज़ करो। सॉल्वेंट की मात्रा निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ओवरऑल सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है, इसकी यूनिट भी ग्राम्स में, इसकी यूनिट भी ग्राम्स में, इनटू 100। तो ये हो गया आपका पहला मास बाय मास परसेंटेज। बच्चे यूजुअली इसको पढ़ते नहीं है क्योंकि हम लोगों को कान ऐसे पकड़ना सिखाया गया है, लेकिन जब आप हेनरी लॉ पढ़ोगे, जब आप राउल्ट्स लॉ पढ़ोगे, जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो कान ऐसे पकड़ा जाएगा। पकड़ना कान ही है लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाएगा। अब कैसे तरीका बदलेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको मैंने फॉर्मूला सीधा सीधा सिखाया तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन बन गई कि हाँ हमको सवाल पूछा जाएगा, और सवाल कैसा पूछा जाएगा कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो आप लिखोगे यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो 10%। ना, ऐसा सवाल नहीं आएगा। बेसिकली आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोला जाएगा वो थोड़ा उल्टा रहेगा। आपको यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू गिवन रहेगी, यहाँ पर आपको वैल्यू परसेंटेज में गिवन रहेगी, और क्या बोला जाएगा दैट यू हैव अ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा कि आपके पास में 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। अब बच्चा एग्जाम में बैठ के सोचेगा यार 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, परसेंटेज का मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो आपको यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है और आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करो, सीधे इस 10% को 10 ग्राम मान लो, इस 10% को 10 ग्राम मान लो। और आप सब ये बात जानते हो कि जो भी आपके पास में टोटल सॉल्यूशन होगा वो टोटल सॉल्यूशन आपको हमेशा 100% दिखाई देगा। आप ये बात सब जानते हो। ग्लूकोज क्योंकि सॉल्यूट है, ग्लूकोज
जो कि सॉल्यूट है, ऑब्वियसली ग्लूकोज सॉल्यूट है क्योंकि 10% ही हो तो सॉल्यूशन में 90% तो वाटर होगा। सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। तो बाकी का 90% तो पानी होगा। तो 10% आपका क्या हो गया? ग्लूकोज। तो आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा? 90%। अब यहाँ पर आपको कोई मैथ्स, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री और कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपके पास में 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो आपको क्या मानना है कि कोई भी सॉल्यूशन दुनिया का 100% होता है। अगर 100% में से 10% सॉल्यूट है तो 90% सॉल्वेंट होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो क्यों ना मैं ये 100% सॉल्यूशन को 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लूँ? कोई बुराई थोड़ी है इसको मानने में, 100 ग्राम क्या बुराई है? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर हमने इसको 1000 क्यों नहीं माना, हमने इसको 10 क्यों नहीं माना? आपकी इच्छा। लेकिन 100 का 100 ग्राम लिखना डायरेक्ट कन्वर्जन है। आपको इसमें 10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड या फालतू के नाटक नोटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कन्वर्जन करो ना। जब खाना ऐसा मिल रहा है तो खाना ऐसा क्यों खाना ऐसा करके? भाई समझो बात को, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, चीज़ों को ईजी करो। जेई में और नीट में और बोर्ड एग्जाम में यही फंडा रहता है, आप चीज़ों को कितना ईजीली कर पाते हो। भाई टफ तरीके तो बहुत है, लेकिन अगर आप चीज़ों को ईजीली करोगे तो आपका टाइम बचेगा, आप दूसरी चीज़ों पर टाइम दे पाओगे। तो 10% का मैं सीधे लिख दिया 10 ग्राम। तो बताओ सॉल्वेंट कितना हो गया? 90 ग्राम। बस यही आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। थिंग विच यू हैव टू बी कन्वर्ट इज दिस। समझ में आ गई बात? अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूट की मात्रा 10 ग्राम, सॉल्यूशन की मात्रा 100 ग्राम इंटू 100, 100 कैंसिल, 10%। ये देखो 10% तुम्हारा सॉल्यूट आ गया। तो क्या होता है, आपको यहाँ पर उल्टी चीज़ दे दी जाती है, बस आपको इसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्या चीज़ क्लियर हो गई? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलो ग्रेट। तो मास बाय मास परसेंटेज को समझने के बाद हम आगे चलते हैं हमारे सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हमारे सेकेंड चचा जी की तरफ, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको V बाय V परसेंटेज भी बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, बात वही है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपकी यूनिट बदल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो ये या तो लीटर में दिया होगा या ml में दिया होगा। हम ml में मान लेते हैं क्योंकि हम लेबोरेटरी लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लेबोरेटरी लेवल पर जब भी काम करते हैं तो हम छोटी मात्रा लेकर चलते हैं। अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर काम करेंगे तो हम ज़्यादा मात्रा लेकर चलेंगे। तो क्योंकि अभी हम लेबोरेटरी लेवल पर काम कर रहे हैं, मात्रा कम होगी, इसलिए हम ml मान के चलते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो इंटू 100। बस ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन की मात्रा भी ml में दे रखी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब अगर आपको सॉल्वेंट की मात्रा निकालनी है तो आपके पास में 2 तरीके, या तो ये वाला ऑर्थोडॉक्स फार्मूला यूज़ करो, या क्या करो 100% माइनस आपका जो सॉल्यूट का परसेंटेज है वो कर दो, तो आपको सॉल्वेंट की मात्रा मिल जाएगी। समझ गए? कोई परेशानी मेरा प्यारा बच्चा लोग? कोई दिक्कत? चलो ग्रेट। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, कोई परेशानी? चलिए तीसरा, जो कि फार्मेसी में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, m बाय v परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये फार्मेसी में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? मेरा प्यारा बच्चा, पैरासीटामॉल इमेजिन करो, ये तो ड्रग है, ये तो दवाई है, और ये तो सॉलिड फॉर्म में होती है। इस चीज़ को आप सिरप में डिसॉल्व कर रहे हो, और सिरप तो लिक्विड है, और जब पैरासीटामॉल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड होगा। तो आपने एक सॉलिड चीज़ को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करा। तो यूजुअली आपके फार्मेसी में, आपके मेडिकल वर्ल्ड में ये चीज़ देखी जाती है। आपने शक्कर ली, शक्कर सॉलिड है, पानी में डिसॉल्व करा, पानी लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो जब कभी भी सॉल्यूट की मात्रा मास में दे रखी हो
और सॉल्यूशन की मात्रा वॉल्यूम में दे रखी हो, तो आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी मात्रा ग्राम्स में, इसकी मात्रा ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या चीज़ क्लियर हो गई? और अगर आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का निकालना है तो आप यहाँ पर सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। यहाँ पर ये वाली टेक्निक यूज़ ना करते हुए हम लोग हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक की तरफ जाएंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट ग्राम्स में दे रखा हो, कभी कभी क्या होता है इस वाले केस में, या तो सॉल्यूट ग्राम्स में होगा तो सॉल्वेंट ml में होगा, मतलब सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, है ना, यही चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि यूजुअली इसमें सॉल्वेंट की मात्रा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ सॉल्यूट की तरफ ही चलो, क्योंकि वॉल्यूम होने का मतलब है आपका सॉल्वेंट लिक्विड ही है। तो ये तरीका यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो इतना नोट करो फटाफट से, ये आपके 3 मेथड्स हो गए। बहुत इजी मेथड है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, फार्मेसी में, फार्मेसी वाले जो वर्ल्ड रहता है उसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द अमाउंट में, मतलब डेफिनेशन का, फॉर्मूले का डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास में एक 100 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट है, मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम आपने लिया है, यूजुअली ये कितना ml लिया जाता है, 100 ml, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। खैर इतना कोई टफ चीज़ नहीं है और इतना कोई दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं, कोई सवाल ववाल करने की ज़रूरत नहीं होती इस पर। यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इन दिस, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया इतना नोट प्यारे बच्चों? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ग्रेट। अब आती है यहाँ से मेन बात। अब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है हमारी वो चीज़ जिस पर हमें न्यूमेरिकल करने होंगे, जिस पर हमें सवाल करने होंगे और जिसके यूजुअली आप लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह बोर्ड में आते हैं, जेई वगैरह में आते हैं। तो चौथा मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। यूजुअली आप लोग क्लास 11th में इसको पढ़ के आ चुके हो, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी, मोलैरिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखवा देना चाहता हूँ। अगर आप लोग क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला पार्ट भूल गए हो तो एक बात वापस से नोट कर लो कि किसी भी चीज़ के अगर आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स जिसको आप स्मॉल n से डिनोट करते हो, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी उस स्पेसिफिक सब्सटेंस का मास कितना आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यूजुअली बच्चा मोलर मास में घबरा जाता है कि सर मोलर मास का मतलब क्या होता है, तो मैं यूजुअली आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखा देता हूं। मोलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जिसको आपने ग्राम्स में ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में वाटर है, तो मैं जानता हूँ वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है और इसका मास 18 होता है। ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को हमेशा U से डिनोट करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोला जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट बदल के इसको 18 ग्राम्स लिख दूं तो अब ये मॉलिक्यूलर मास से बदल के क्या बन गया, अब ये मोलर मास बन गया। मोलर मास का मतलब होता है कि अगर मैं 18 ग्राम पानी ले लूँ, दैट मीन्स मैंने 1 मोल पानी लिया है, तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास। तो ये देखा गया केमिस्ट्री में कि जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप उसी को ग्राम्स में ले लो तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, मोल्स में इसको सीखते हैं हम लोग।
लेकिन अभी इतना ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। आप तो मॉलिक्यूलर मास भी याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बेसिकली मोलारिटी की अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन बनाऊं तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? मोलारिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, दैट विल गिव यू मोलारिटी। जैसे मैंने शुरुआत में स्ट्रेंथ में क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वहां पर हम सॉल्यूट की मात्रा गिन रहे थे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ पर हम मात्रा नहीं गिन रहे, हम यहाँ पर उसके मोल्स गिन रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन यूजुअली होता क्या है कि जब हमको कोई सवाल दिया जाता है बोर्ड वगैरह में या नीट वगैरह में, तो पहली बात आपको एक तो मोल्स नहीं दिए हुए होते हैं, आपको गिवन मास दिया हुआ होता है कि 10 ग्राम NaOH को मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करा, या 40 ग्राम NaOH को मैंने 500 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करा। तो अब वहाँ पर लफड़ा ये होता है कि एक तो आपको मोल्स नहीं दिए हुए होते और यहाँ पर सॉल्यूशन भी 1 लीटर नहीं होता, कभी 1 से ज़्यादा हो जाता है, कभी 1 से कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं इस फॉर्मूले को ईज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास में मोल्स निकालने का फॉर्मूला तो है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इससे मुझे मोल्स मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय 1000। अगर मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरी ml की वैल्यू लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास में 500 ml वाटर है, तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास में कितना लीटर वाटर है। तो आप लोग सब जानते हो कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो 500 ml के अंदर कितने लीटर होगा, x लीटर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो मैंने यही तो करा है, देखो 500 ml नीचे दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1000। तो जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ को लीटर में कन्वर्ट करना हो, जब कभी भी आपको किसी भी ml की वैल्यू को, x ml की वैल्यू को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको बस उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। ये आपकी ट्रिक है। तो अपन ने क्या करा, क्योंकि हम लोगों को सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यूजुअली सॉल्यूशन की वैल्यू ml में दे रखी होती है, और अगर ना भी दी हो तो आप कन्वर्ट कर लो, ना भी दी हो तो कन्वर्ट कर लो। मुझे वैल्यू ml में चाहिए और उस ml की वैल्यू को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा। अब मैथ्स का रूल क्या कहता है कि ये नीचू वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ से मिल जाती है, और ये बिच्चू वाली चीज़ ये बिच्चू से मिल जाती है। तो अब तुम्हारा नया फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। इस तरीके से आप लोगों को मोलारिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। मोलारिटी आपको सॉल्व करनी पड़ती है और बिना किसी परेशानी के आप इसको कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ा इजी फॉर्मूला है। कुछ सवाल ज़रूर करेंगे इस पर बिफोर दैट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ सवाल करवाता हूँ आप लोगों को। वाट लगा दिए कोरोना ने, पूरे लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, बोल नहीं पाता आदमी सीधे।
बोलते हैं ना दम घुटना, ऐसा फील होने लग जाता है। इसलिए अभी थोड़े रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ ठीक हो जाए फिर बिल्कुल पक्का रेगुलर वीडियोस आएंगे। और डेली आरंभ बैच का भी एक वीडियो आएगा और GC 3.0 का भी एक वीडियो आएगा। चलो लिख लिया, क्वेश्चन करें। चलो ग्रेट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। चलो तो क्वेश्चन करवाता हूँ, एक प्यार भरा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि अभी इजी करवा पाऊंगा। टफ क्वेश्चन तो जब मोलैलिटी आएगी तब आएगा, जब नॉर्मेलिटी आएगी तब आएगा। तो टफ क्वेश्चन अभी आने शुरू होंगे। मोलैलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो चलो एक सवाल करते हैं। When 4 grams of NaOH is dissolved in 250 ml of solution, dissolved in 250 ml of solution, then find the molarity। हमेशा ध्यान रखना, मोलारिटी को निकालने के लिए आपको कैपिटल M दिखा हुआ रहता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मोलारिटी है इसकी यूनिट क्या होगी? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट क्या बन जाएगी मोलारिटी की? मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। भाई मोल्स की यूनिट, मोल्स तो खुद ही अपने आप में एक यूनिट है। आप याद करो, मोल इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मैटर। तो मोल्स अपने आप में एक यूनिट है। तो क्योंकि आप मोल्स निकाल रहे हो तो मोल, और लीटर, लीटर भी एक यूनिट है, तो मोल्स पर लीटर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर। तो मोलारिटी की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर लीटर। चलो ये सवाल सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको NaOH जो कि सॉल्यूट है वो दे रखा है, सॉल्यूशन की मात्रा दे रखी है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का गिवन मास दे रखा है। तो गिवन मास क्या है? 4 ग्राम। गिवन वॉल्यूम क्या है? 250 ml। और मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। NaOH का मोलर मास कितना होता है भाई? सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 40। तो मोलर मास हो गया इसका 40 ग्राम्स। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 40 ग्राम्स इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 250 ml। तो ये गया 10 टाइम्स, ये गया एग्जैक्टली 4 टाइम्स। तो क्या वैल्यू हो गई? 4/10, या मैं इसको 0.4 लिख सकता हूँ। और यूनिट क्या लिखूंगा? तो यूनिट होगा इसकी 0.4 मोल पर लीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलारिटी। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी ये है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.4 m, बस कैपिटल M का मतलब मोलारिटी। 0.4 मोलर सॉल्यूशन है ये। क्या ये सवाल क्लियर हो गया? कोई परेशानी? चलिए ग्रेट। अब मेरी एक बात समझना, अभी मैं आपको और न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी मुझे आपको मोलैलिटी पढ़ानी है। मोलैलिटी के पहले मैं आपको एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में मैं आपको एन फैक्टर समझाऊँगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस और इनके इंटरकनेक्टिंग क्वेश्चंस। जैसे मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी निकालना। तो ऐसे कई सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा और कोशिश करूंगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कराऊं, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम बचेगा, सवाल ऊपर लिखा रहेगा, फटाफट अपन उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो गाइस आज का लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग हाफ एन आवर के ऊपर का लेक्चर हो गया है। सो इतना आज की क्लास के लिए बहुत है, इतना आप लोग फटाफट से नोट करके रखो। अगली क्लास में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सीखेंगे, टाइम बचेगा तो अपना मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर इन सबके न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे तरीके से इसको नोट करके रख लो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं अगला लेक्चर जो रिकॉर्ड करूँ उसके पहले ही आपका डाउट सॉल्व कर दूँ। क्योंकि अगर आप इसको बाद में देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर हम लोग नए चैप्टर पे चले आएंगे तो फिर इसका वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो
तो अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख लो, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चे।